नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास जो कि 5 नंबर में आएगा, उसमें मराठा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? चलिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी द्वारा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी और शीघ्र ही अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य भारत की सब महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा और यहाँ तक कि बाद के दिनों में उन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा। साम्राज्य की इस प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया, जिसमें पेशवा पद की स्थिति प्रधानमंत्री जैसी होती थी। ठीक है, तो इसमें जो स्थापना की है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की है और इन्होंने जो है अष्टप्रधान का गठन किया है, जिसमें पेशवा का एक पद होता है जिसे प्रधानमंत्री के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो अष्टप्रधान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 लोग रहेंगे। 8 लोग क्या क्या काम करेंगे उसको हम देखते हैं अष्टप्रधान के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है पेशवा। तो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना क्या किसका काम है? पेशवा का काम है। सर ए नौबत ये सैन्य का प्रधान था, मतलब जितनी भी सेना थी उसका प्रधान था। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखने का काम करता था ये। बाक यान 20 सूचना गुप्तचर संधि और विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। ये सब काम यही करता था बंदा। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत विदेशी मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों को देखता था। न्यायाधीश न्याय विभाग के प्रधान था। ठीक है, तो ये 8 लोग थे। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इनके साम्राज्य में। आगे चलते हैं। मराठा प्रशासन में दो महत्वपूर्ण कराधान प्रणाली चौथ और सरदेशमुखी थी। ठीक है, दो कर थे, एक तो चौथ था और एक सरदेशमुखी था। सबसे पहला है चौथ। चौथ चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठाओं के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, आक्रमण ना करने के लिए दिया जाता था। तो 1/4 इसमें 1/4 जो है कितना भू राजस्व था चौथ में? 1/4, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र के लिए लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। ठीक है, उस एरिया के लिए लिया जाता था। मुगलों के अधीन था पर मराठा लोग उस पर दावा कर रहे हैं पर है नहीं उनका। ठीक है, उसके लिए ये 10% टैक्स लेते थे, मतलब 1/10। आगे चलते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और यहाँ तक कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण भी दी। संभाजी को युद्ध में परास्त कर उसे मृत्युदंड दे दिया गया और शाहू को गिरफ्तार कर लिया गया और लाल किले में कैद कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद राजा राम ने छत्रपति का पद संभाला, किंतु वह कभी भी स्थिरता से राजगद्दी पर न बैठ सके और मुगलों के हमलों के क्रम से इधर उधर भागते रहे। बार बार मुगल लोग उन पर आक्रमण कर रहे थे, तो इसलिए राजा राम लाइन मतलब क्रमबद्ध होकर के राजगद्दी पर न बैठ पाए और युद्ध में ही इधर उधर घूमते रहे। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जो मराठा इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का दौर भी कहलाता है। ठीक है, मराठा लोगों का स्वतंत्रता संग्राम का दौर किसे बोला जाता है? 1700 से लेकर के 1707 तक। जो किसने किया? ताराबाई ने किया, राजा राम की पत्नी थी। 1707 में साहू जी साहू जी कैद से छूटकर बाहर निकले, जो मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया। इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा का मजबूत रूप से मराठा राजनीति में प्रवेश हुआ। बालाजी विश्वनाथ मराठा प्रशासन के 7वें पेशवा थे और इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ साहू जी को छत्रपति बना दिया, बल्कि मुगलों के शासकों से चौथ वसूली का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। ठीक है,
अब बात करेंगे बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1770। ठीक है, शिवाजी के बाद गौरेला युद्ध प्रणाली में ये सबसे कुशल माने गए और पेशवा पद और मजबूत होकर उभरा बाजीराव प्रथम के टाइम पीरियड में। साहू जी ने बाजीराव प्रथम को पिता का योग्य पुत्र कहा। ठीक है, साहू जी ने क्या कहा, बाजीराव प्रथम जो है अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण बहुत चर्चित रहे। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले, एक बाजीराव प्रथम के नाम, वो सॉरी मस्तानी के नाम से एक फिल्म आई थी, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं, आपको पता होगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था, बाजीराव प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, पालखेड़ा युद्ध 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई तथा मुंशी शिवगांव की संधि हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुई, एक संधि हुई मुंशी शिवगांव की। बालाजी बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर के 1761। अब आगे बात करते हैं। ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए विद्वान इन्हें मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवा की नींव रखी थी, उसी समय वह पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गए। 1750 में संगोला की संधि के साथ सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध पानीपत का, सॉरी तृतीय युद्ध पानीपत का। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति सदाशिव राव भाऊ ने किया था। वह मराठा की ओर से तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे और इब्राहिम गारदी ने किया था। तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, इब्राहिम गारदी। बाजीराव ने अपनी सेना में गैर मराठों को भी भर्ती कर रखा था। बाजीराव की मृत्यु 1761 में हुई थी। इसके बाद माधवराव नारायण पेशवा बने। माधवराव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पा रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब बादशाह मराठों को पेंशन भोगी बनकर रह गया। ठीक है, मराठाओं के द्वारा पेंशन मिल रही थी इन्हें। नारायण राव के बाद उसके पुत्र माधवराव नारायण द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। माधवराव नारायण द्वितीय के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर के 1818। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा था। आगे चलते हैं। यह एक योग्य शासक था जो अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए एक उत्तराधिकारी का दूसरे उत्तराधिकारी से मतभेद कराया। मराठाओं के पतन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के समय 1802 में बेसिन की संधि हुई, जिसका सिंधिया और भोसले ने विरोध किया था। अब बात करते हैं, देखिए, पेशवा, बड़ौदा, ठीक है, फिर है इंदौर, ग्वालियर और नागपुर। तो कहाँ कहाँ पर पेशवा, पूना, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले। ठीक है, तो इस एरिया में ये सब चीज़ें चलेंगी। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, मतलब कि अंग्रेजों और मराठाओं के कौन कौन से युद्ध हुए, कब कब हुए, इनके बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ 1776 से लेकर 1782 तक। ठीक है, अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठा के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था। ठीक है, जो 1882 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। ठीक है, सालबाई में एक संधि हुई, इसमें खत्म हुआ। सालबाई की संधि को संपन्न करवाने में महाजदी सिंधिया की मध्यस्थता की थी। ठीक है, महादजी सिंधिया जी ने जो है मध्यस्थता, मतलब कि बीच में बिचौलिए का वर्क किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी संधि हुई थी, सालबाई की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1882 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 ईस्वी। 1802 में अंग्रेजों ने बेसिन की संधि कर पेशवा ने
अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी 1802 में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस इस संधि से अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हो गए थे। यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना, जो 1803 से लेकर 1806 तक जारी रहा। भोसले ने 1803 में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की। सिंधिया ने 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि से गंगा और यमुना के क्षेत्र को कंपनी को दे दिए। 1804 में होलकर ने अंग्रेजों से राजघाट की संधि की। ठीक है, इस वाले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कई सारी संधि हुई हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक तो हुई 1802 में बेसिन की संधि हुई है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट हो रहा है हमारे पास क्या, देवगांव की संधि 1803 में हुई है। ठीक है, 1803 में देवगांव की संधि हुई है, 1802 में आपकी बसीन की संधि हुई है। और 1804 में जो संधि हुई है वो होलकर ने की है, राजघाट की संधि। ठीक है, तो इस तरह से इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 2-3 संधियां हुई हैं। ठीक है, 2 में, 3 में और 4 में, 1802, 3 और 4 में। अब बात करेंगे हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक हुआ, मतलब 1 साल चला। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। लॉर्ड हास्टिंग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो वह अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का स्पष्ट उद्देश्य लेकर के आया था। ये अतः पिंडारियों के बहाने पिंडारी प्रारंभों के मराठा के अनियमित सैनिक की तरह उनके साथ युद्ध करते थे और युद्ध के बाद उस क्षेत्र की लूटपाट करते थे, किंतु बाद में मराठाओं का पिंडारियों से मधुर संबंध नहीं रह गया। उसने मराठों से युद्ध की घोषणा कर दी और 1817 से लेकर 1818 तक तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की विजय हासिल कर मराठा साम्राज्य का बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, तो 1817 से लेकर 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नर जनरल बनकर के उभरा है। ठीक है, इसी ने जो है पिंडारियों को दमन करते हुए बहुत सारा एरिया मराठा साम्राज्य का वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मराठा साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस से रिलेटेड सेशन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।